बल के समस्त बल सदस्यगण, आप सभी को आपके महानिरीक्षक प्रशिक्षण एवं निदेशक जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी का सादर एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष किसी विशेष प्रयोजन से प्रस्तुत हुआ हूँ और वह यह है कि हम लोग प्रशिक्षण के अध्याय में एक नया आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि बल में आरक्षी स्तर पर, उप निरीक्षक स्तर पर तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रशिक्षु स्तर पर चयन के उपरांत प्रारंभिक प्रशिक्षण एक लंबे एवं निर्धारित समय तक विभिन्न चरणों से गुजरता है और उसके बाद समय समय पर आपको विभिन्न रिफ्रेशर कोर्स तथा एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति होने पर प्री प्रमोशन कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स संस्थागत रूप से कराए जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग अपने माननीय महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल महोदय के आदेश अनुसार अपने प्रशिक्षण प्रारूप में एक नया अध्याय जोड़ते हुए एक नई प्रशिक्षण प्रणाली का समावेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने कार्यस्थल एवं अपने घर बैठकर अपनी ड्यूटी से संबंधित नए नए विषयों पर ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, नए स्किल्स एक्वायर कर सकें और पूरे बल की कार्यकुशलता एवं क्षमता बढ़ती रहे। इस विषय पर माननीय महानिदेशक महोदय जो बल की कार्यकुशलता एवं छवि को उज्जवल करने की दिशा में लगातार अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन देते रहते हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बल के सदस्यों के प्रशिक्षण प्रारूप में ऐसी तकनीक का समावेश किया जाए जिससे कि फील्ड में कार्य कर रहे हमारे बल सदस्यों को वही उनकी कार्यस्थली पर उनके ड्यूटी से संबंधित उनकी उलझनों एवं कठिनाइयों के बारे में संज्ञान लेते हुए विधि एवं अन्य प्रक्रियाओं में नए नए परिवर्तनों के बारे में तथा रेलवे बोर्ड, महानिदेशालय एवं महानिरीक्षक महोदय की ओर से जारी नए नए आदेश निर्देशों की जानकारी तत्काल प्रभाव से प्राप्त कराई जाए। प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया कुछ अलग है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं वर्तमान परिवेश में इस नई तकनीक को ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है और इस ई लर्निंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है टाउन हॉल लेक्चर सीरीज। इस टाउन हॉल लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हम किसी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के संदर्भ में उसके एक्सपर्ट को साथ लेकर आपसे चर्चा एवं वार्तालाप कराएं और रोजमर्रा की ड्यूटी में आने वाली कठिनाइयों एवं दिक्कतों के संबंध में सुझाव एवं निवारण आपकी कार्यस्थली पर ही उपलब्ध करावें, जिससे कि आपकी कार्य प्रणाली और अधिक प्रभावी और सुचारू हो सके। इस प्रशिक्षण तकनीक में के अगले चरण में हम टू वे यानी पारस्परिक संवाद स्थापित करने की पहल करेंगे, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल को पहली बार उपलब्ध NIC प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी रोजमर्रा ड्यूटी में आने वाली दिक्कतों, परेशानियों, आशंकाओं के संबंध में, चाहे वह विधि विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो आपकी जांच प्रक्रिया से संबंधित हो या चाहे सॉफ्ट स्किल एक्वायर करने के संबंध में हो, या अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उसके उपरांत की कार्रवाई के लिए मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश हों, इन सभी विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों से संवाद एवं चर्चा कर उसका निवारण प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अभी हम इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक तरफा संवाद की शुरुआत करेंगे। इस क्रम में निर्धारित अंतराल पर हम लोग एक नया विषय लेकर NIC प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पर्सनल डिवाइस जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आईपैड या अन्य किसी प्रकार के टैबलेट
जिसका आप इस्तेमाल करते हैं उपस्थित होंगे तथा वक्तव्य आप सभी के लिए अपने कार्यस्थल पर ही बिना समय नष्ट किए हुए उपलब्ध हो सकेगा। अंत में मैं आप सभी को इस नई प्रशिक्षण प्रणाली ई लर्निंग के प्रथम चरण टाउन हॉल लेक्चर सीरीज के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो मेहनत हमारी टीम के सभी लोगों ने मिलकर किया है और जो फीडबैक फील्ड से आया है उस सभी का एक निचोड़ टाउन हॉल लेक्चर सीरीज के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे और धीरे धीरे यह सफलता की ओर बढ़ता जाएगा और आप सभी लोग और अधिक कार्यकुशल एवं लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः सभी बल सदस्यगणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता सिंह है और मैं एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूँ। हम आज यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं, बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस टॉपिक पे कि क्राइम सीन पे हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो 3 हमारे मेजर पॉइंट्स हैं जिन मेजर पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। अपराध स्थल मतलब घटना स्थल की जांच हमको कैसे करनी है, वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्राइम सीन हमें जनरली आते हैं हमको देखने में या हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, कौन सी फॉरेंसिक किट है जिसकी यूटिलाइजेशन करके हम एग्जिबिट को प्रॉपरली अच्छे से कलेक्ट करके उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम भेजें जिससे एग्जिबिट ख़राब ना हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और तकनीकी मतलब हाई टेक्निक जो आजकल यूज़ हो रही है उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि फॉरेंसिक साइंस क्या है, कैसे है, ये आप सब लोग जानते हो, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। माइंड में ये मत रखिएगा कि मैडम आज तो पूरा साइंस पढ़ा देंगे हमें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नहीं। आज हम वो छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे जिस चीज़ों को हम रोज़मर्रा देखते हैं और हम वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको इम्प्रूव कर ले तो हमारे घटना स्थल की जो चीज़ें हैं, जो साक्ष्य हैं, जो एग्जिबिट्स हैं, उनको हम आराम से उठा सकते हैं। अब क्या होता क्या है, अपराध क्या है? अपराध की अगर हम डेफिनेशन लें एक लेमैन की तरह तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि लॉ के अगेंस्ट कोई काम हुआ है, जो हमारा संविधान है उस संविधान के अगेंस्ट कोई काम हुआ है, वो हम कहते हैं क्राइम है। सीधा अगर हम बहुत लेमैन की तरह हम टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम एक सिंपल से कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है उसके अगेंस्ट कोई काम हुआ है वो है क्राइम। अब उसके अगेंस्ट क्या, कोई अगेंस्ट मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि कोई इंसान किसी भी तरह की पीड़ित हो, किसी ने उसे मार दिया हो, किसी तरह से उसको हार्म किया हो, यही तो लॉ के अगेंस्ट हुआ। अच्छा, अब तो ये हमने बता दिया ये आपका घटना स्थल हुआ, ये क्राइम सीन हुआ। अब क्राइम सीन भी अगर आप देखो तो रफली 3 तरह के क्राइम सीन होते हैं। कैसे? एक तो इंडोर जो आपके बोगी के अंदर होता है, एक आउटडोर जो वो प्लेसेस जहाँ पे पटरी है या जो एरिया है, जो स्थान है वो वहाँ पर, उसको हमने बोला। और तीसरा होता है मूवमेंट वाला, मतलब हम एक स्टेशन से चले और दूसरे स्टेशन के पहुँचने के बीच में कहीं क्राइम हुआ और कहीं और जाके हमको डेड बॉडी मिली, ठीक है, तो ये मूवमेंट वाला हो गया। अगर हम उसको डिवाइड करें तो 3 पार्ट में होगा, या तो इंडोर होगा, आउटडोर होगा और एक मूवेबल होगा, जो हमारा
एक जगह जहाँ पे क्राइम हुआ है और दूसरी जगह हमको जाके चीज़ें मिली हैं, एक ये हो गया। अब दूसरी बेसिक चीज़ पे आते हैं। तो दूसरी बेसिक चीज़ है कि क्राइम जो होता है वो 3 चीज़ों पे ही बेस ऑन है, चौथी चीज़ होती ही नहीं है। क्या? या तो किसी की हत्या हुई है, या तो आत्महत्या हुई है, या एक्सीडेंट हुआ है, चौथी चीज़ होती ही नहीं है। अब ये हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये 3 चीज़ हुई है? प्रमाणित करने के लिए हमारे पास क्या है? साक्ष्य। साक्ष्य से ही हम इस चीज़ को प्रमाणित कर पाएंगे कि ये हत्या है, आत्महत्या है, या ये एक्सीडेंट का या दुर्घटना का केस है। अच्छा, आपके यहाँ आपने जैसे एक सुना होगा ना, रिले रेस होती है, 100, 400 वाली होती है, फिर 800 वाली होती है ना? तो उसमें क्या होता है, रिले रेस में क्या होता है, एक बैटल होता है, 100 मीटर वो दौड़ेगा और दूसरे को पास करेगा। तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही है। एक स्टेशन से हम दूसरे स्टेशन जब जाते हैं तो हम वो दूरी जब हम तय करते हैं तो अपना बैटल हम दूसरे को देते हैं। तो हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए जब वो जाती है ट्रेन, तो हमको इन्फॉर्मेशन हो गया, जो हमें सपोर्ट देना होता है, तो हमें मैसेज अप टू डेट पास करना होना ज़रूरी है, एट इज इट। कभी कभी ये होता है कि 10 स्टेशन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, मगर वो क्राइम का अगर हम करें तो हमको 15 स्टेशन बाद हमको वो चीज़ें पता चलती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया, रिले रेस की तरह हो गया। अच्छा, अगर हमारी ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें रेलवे डिपार्टमेंट में, तो एक तो आपकी ड्यूटी ये तो है ही कि प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन करना तो ड्यूटी है ही हमारी, लेकिन साथ में हमें एज अ ह्यूमन बीइंग मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसको प्रोवाइड करानी है प्रॉपरली, और कोई अनवांटेड चीज़ें हुई हैं उसको भी रोकना है। सिक्योरिटी भी हमें देखनी है नेशनल लेवल पे, पब्लिकली तो देखना है, हमें नेशनल लेवल पे भी ये चीज़ देखनी है सिक्योरिटी की, कि अगर कोई हमारे फेस्टिवल क्या हुए, हम ये नहीं कह रहे हमारे फेस्टिवल हो गए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये हमारे फेस्टिवल है। इन फेस्टिवल में अगर कोई भी चीज़ होती है और हमें, क्योंकि कोई माध्यम तो चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह कोई अगर जा रहा है तो सामान ले जाना, कोई भी चीज़ ले जाना, तो मीडियम चाहिए। वो मीडियम रेलवे, क्योंकि रेलवे सस्ता पड़ता है, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमने जो मतलब हमारी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा के हमको दी है, तो ये भी हमें देखना है। तो सही से मैसेज को पास करना, अगर हमें अननोन चीज़ मिली है, अब ये होता क्या है, अननोन चीज़ मिली है तो उसको हमको करें कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आपके घर में फ्यूज़ उड़ गया है, तो आपको ये पता है कि आप बोर्ड में जाओगे, फ्यूज़ कैसे लगाया जाता है वो आपने निकाल के तार को लगा के कर दिया। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इस ओके, हर इंसान को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे और भी नुकसान हो जाए। मतलब हमें पता है कि फ्यूज़ उड़ गया है, हमें नहीं आता कि उसको हमको कैसे बनाना है, क्या निकालना है, क्या करना है। मतलब हमें ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी बिजली से चलता है उसको ऑन नहीं करना है। ये सिंपल सा, ना हमें ऑन करना है, ना हमें कोई भी लाइट किसी चीज़ से वहाँ से पास करनी है, या कोई माचिस, तीली या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो। इसी को कहते हैं प्रिकॉशन। देखिए, बुद्धिमान होना ये नहीं कि हमको उसकी डेप्थ की नॉलेज है। बुद्धिमान होना सबसे बड़ी चीज़ ये बताता है कि जो चीज़ जैसे ही है उसको हम एट इज इट ही रखें और उसका एक्सपर्ट आए और उसको सीज कर दे। इसको कहते हैं बुद्धिमान इंसान। बुद्धिमान का कोई ये नहीं पैरामीटर होता है कि आपके पास डिग्री है तभी आप बुद्धिमान हो।
बुद्धिमान का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को सुरक्षित उस जैसी है वैसे ही रखें, और एक्सपर्ट आया जो या उसके बारे में जिसको नॉलेज है वो आया और उसने उस चीज़ को अच्छे से रखा या कलेक्ट किया। अच्छा, अब हम साइंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल बंदे की तरह बात करें। देखिए, स्टोरी हमारा क्या होता है, ये एक एज के बाद अगर हम कहें तो हमें समझने की क्षमता ज़्यादा होती है कंपैरिजन याद करने की, लिखने की। तो अगर हम किसी चीज़ को स्टोरी से अगर समझ लेते हैं तो हमें जल्दी अच्छे से समझ में आता है। सिंपल, एक हम सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, सामाजिक हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको हमें निभाना होता है। तो हमारे यहाँ जैसे अगर एक फंक्शन ले लें, एक शादी का फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, पहले लड़का लड़की को दिखाया जाता है, कोई बताता है, इन्फॉर्म करता है, फिर अरेंज होता है, फिर उसके बाद कार्ड छपते हैं, देन मीनू डिसाइड होता है कहाँ पे शादी होगी, क्या होगा, किस तरह से होगा। इस तरह से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं। तो अब ये तो नहीं होता कि जयमाल बाद में होगा और फेरे पहले होंगे। सिस्टमेटिक हुआ ना कि द्वाराचार पहले होगा, जयमाल होगा, देन शादी होगी एंड विदाई होगी। ये एक सिस्टमेटिक है। ठीक इसी तरह घटना स्थल भी होता है। घटना स्थल में भी कोई चेंज नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने घर में एंट्री करते हो, आप या ऑफिस में एंट्री करते हो, आपकी टेबल में पानी का गिलास राइट में रखा है और पेन के बॉक्सेस राइट में रखे हैं। अगर आया और उसने कुछ हिलाया और जगह कुछ चेंज हुई और आप आए तो आपने कहा यहाँ कुछ तो डिस्टरबेंस हुआ है। मतलब घटना स्थल का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म चीज नहीं मिलेगी। जो चीज जैसे सीक्वेंस में है वो नहीं मिलेगी। जैसे एक टेबल में बता दें कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन जब घटना स्थल पे जाओगे तो चीज सीक्वेंस में नहीं मिलेगी, वो तो बिखरी हुई मिलेगी और डिस्ट्रॉय मिलेगी। कभी सीक्वेंस में आपको मिलेगी ही नहीं, पॉसिबली ही नहीं है। क्यों? कारण अब देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे एसओपी बनी हुई है, हमारे यहाँ की एसओपी बनी हुई है कि हमारी कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ठीक। ये ऑफिसर है तो इनका क्या काम होगा, ये ऑफिसर है इनका क्या काम होगा, ये ऑफिसर है इनका काम क्या होगा। ये एक तरह की कार्य प्रणाली हमारी चीज़ों की बनी हुई है। तो हमारे फोरेंसिक में भी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह हम लोगों के यहाँ एक प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लोकार्ड प्रिंसिपल। लोकार्ड प्रिंसिपल कहते हैं, ये जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है। इनको हम अगर इस वे में कहें तो विनिमय का सिद्धांत बोला जाता है। और इसको एक हम लेमैन की तरह बोले, जो सरल भाषा में अगर हम इसको बोलें, जब कोई वस्तु या सजीव हो या निर्जीव हो एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अपनी पहचान या अपनी छाप एक दूसरे पर छोड़ती ही है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये टेबल है, इस टेबल पे मेरा हाथ सजीव हुआ, टेबल निर्जीव हुई, इस पे मैंने हाथ रखा तो मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट इस पे आएंगे, इस पे जो धूल जमी हुई है वो मेरे हाथों पर आएगी। तो ये याद रखिएगा कि घटना स्थल पे ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जिस पे पूरा घटना स्थल ही काम करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया है, पीड़ित हो, पीड़िता हो, अपराधी हो, जो भी हो, उसकी मतलब वहाँ की प्रेजेंट इसी चीज़ से हम निकालेंगे। कैसे? वो अपनी कोई चीज़ छोड़कर गया हो, या अपने फिंगरप्रिंट छोड़कर गया हो, या अपने खाने पीने की चीज़ छोड़ के गया हो, ब्लड छोड़कर गया हो, ये सारी चीज़ें वो अपनी छोड़कर गया है, तो मतलब ये लोकार्ड प्रिंसिपल ही लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, जैसे हम कहीं जाते, आप अपने जो घटना स्थल
जो आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि उन मेमोरीज को, है ना, जो हमारी है उसको हम देख सके, रिकॉल कर सके और दूसरे को बता सके। इसीलिए तो करते हैं भाई। तीन ही चीज़ें, एक तो उसको हम कैप्चर कर सके, रख सके संभाल के, जो हमारी हैप्पीनेस मेमोरीज हैं। दूसरी, उस चीज़ों को कभी ज़रूरत पड़े तो हम देख सके, और तीसरे को हम दिखा सके। अब यही फंडामेंटल चीज़ जो है हमको कहाँ काम आती है? कोर्ट में और इन्वेस्टिगेशन में। कैसे? हमारा लॉ ये कहता है कि जब आप घटना, वो आपके लॉ के सेक्शन में है, आप लोगों को सबको पता है कि स्केचिंग करनी ज़रूरी है ना, स्केचिंग करनी ज़रूरी है। तो स्केचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको पेन और पेपर से बनाते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। आपको मैं बहुत एक अच्छी चीज़ बताती हूँ स्केचिंग करने के लिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। आपने सबने घर बनवाया होगा अपना, तो आर्किटेक्ट आपका घर बनाता है, उसके पूरा नक्शा बनाता है ना। तो फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया, सेकंड फ्लोर क्या हो गया, थर्ड फ्लोर क्या हो गया, दरवाज़ा किधर से है, किधर से एंट्री है, कहाँ पर किचन है, कितने बाई किचन है, सीढ़ी कहाँ गई हुई है, ठीक है। और जब हम उसको नगर पालिका में देते हैं तो हमको नियर बाई जो उसका लैंडमार्क होता है वो भी बताना होता है, क्योंकि आप कैसे बताओगे कि इस जगह पर ये हमारी ज़मीन है, उसका एक स्पेसिफिक लैंडमार्क बताना होता है हमें। तो लैंडमार्क के लिए हमें क्या करना होता है? वहाँ की कोई रोड का नाम, कोई ऐसी बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की है, या एथोराइज कोई ऐसा ऑफिस, कोई भी व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह रही कि ये, लेकिन कोई भी हो सकता है जो हम बता सके यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, इस साइड में ये है, इस साइड में। ठीक इसी तरह हमको नक्शा बनाना चाहिए घटना स्थल का। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, हमारे लॉ में घटना स्केचिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो धारा भी, वो आपके लॉ वाले आपको पता भी होगी, वो उसमें इंक्लूड होती है। अब आ जाती है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी क्यों करना चाहिए। पहली चीज़, हमारा जो डीलिंग होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बहुत कम टाइम मिलता है। अगर क्या कहते हैं, ट्रैक पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हमें तुरंत के तुरंत बॉडी को हटाना पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो सारा ट्रैफिक हो जाएगा भाई, रेल हमारा सारा और सारी चीज़ें लेट होने लगेंगी। तो हमें तुरंत मूवमेंट करना है। अब आपकी मेमोरी चाहे जितनी भी शार्प हो, लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी की वीडियोग्राफी कर लें, फोटोग्राफी कर लें, तो हमें फ़ायदा क्या होगा? हम उसको 10 बार भी देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें हम रिकॉल कर सकते हैं, और लिंकअप करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें आसानी रहेगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं यहाँ पे प्रेफर ये करती हूँ कि क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है, हम प्रेफर ये करते हैं कि प्लीज़ फोटोग्राफी आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि हमने वीडियोग्राफी कर ली, उसमें हमें जो चीज़ चाहिए उसकी हमने फ़ोटोग्राफ निकाल ली। तो कोशिश ये करिएगा कि आप फोटोग्राफ तुरंत के चक्कर में मत पड़िए, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको और हमारे साथ मजबूरी क्या होती है कि ट्रैक, चाहे कहीं ट्रैक के साइड में पब्लिक की आवाजाही ज़्यादा होती है, आना जाना ज़्यादा होता है, उससे एग्जिबिट डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए हमारे पास लास्ट ही, फर्स्ट एंड लास्ट ही है, मतलब करना उसी में है। उसके बाद हमको घटना स्थल की कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं मिलेगी। इसलिए हमको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर लेनी चाहिए, प्रॉपर, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम उसको, जब हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप अपने घर की बाउंड्री क्यों बनाते हो? ये बताने के लिए ना कि आपका घर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक इसी तरह घटना स्थल पर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको एक तरह का सुरक्षा फीता चारों तरफ से लगा देना है। देखिए,
हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि फीता ही लगाना है लाल रंग के, लेकिन आप वो वीडियो में ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका घटना स्थल कितने एरिया में है। तो आपके पास उस टाइम में कुछ नहीं है, आपके पास पत्थर तो पड़े रहते हैं ट्रैक में, उसकी एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा है, खेत पास में अगर है तो हरी घास जो भी प्लांट लगे हुए हैं उससे, मतलब हमको जब ये वीडियोग्राफी बना रहे हैं तो हमको ये बताना ज़रूरी है कि ये मेरा घटना स्थल है, इसके बाद मेरा घटना स्थल नहीं है। तो वो एरिया को बताने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक तो हमको फीता चारों तरफ लगाना है और प्रोटेक्शन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए भी कि कोई आके उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, और उसके लिए भी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताना आपको, नॉर्मली आगे हम बढ़ गए, भूल गए, इन्फॉर्मेशन। आपको जैसे आप जब शादी होती है तो कोई आपको बताता है ना कि मेरी लड़की है, मेरा लड़का है, मैं देख रही हूँ, तो इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो आपको भी तो इन्फॉर्मेशन कहीं से आई होगी ना, आयु के पास। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसी है? वो इन्फॉर्मेशन आपको कंट्रोल रूम से आई है, वो इन्फॉर्मेशन आपके बॉस ने दी है, या इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक की तरफ से आई है, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन आपको खुद, आप ड्यूटी पे हो और आपको खुद ही पता चली। तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? देखिए, मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है, इसको हम क्राइम सीन मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं? मैनेज करना। हमें यहाँ पे क्या मैनेज करना है? टाइम। अब हमारे पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? घटना स्थल पर जब हमें इंफॉर्मेशन आई, अब किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन आई, आपने उसमें भरा कि हाँ इंफॉर्मेशन, जिसने भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। पहले कि क्या कोई मेडिकल इंजरी हुई है, मतलब कोई ऐसा हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तुरंत आप कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कह दीजिए कि हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि क्राइम कैसा है। देखिए, हम आपको बताएंगे एक टेक्निकल तरह बताएंगे कि हाँ इसको इस तरह से, जैसे पानी एक ले लेते हैं, अगर आप साइंस के लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम कहेंगे H2O है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर वो बात करेगा तो कहेगा पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात ही नहीं है, जो उसने देखा उसने वो चीज़ बताया। तो जब वो बता रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ें आपके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। अब हमने इन्फॉर्मेशन ली, उसको वहाँ पर हम गए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, उसने क्राइम किया है नहीं किया, इसका क्या कहते हैं, जज करना ये हमारा काम नहीं है। जब वो केस जाएगा वो करेगा, हमारी ड्यूटी है उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवानी। लेकिन जब हम उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ले जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि पब्लिक के ऊपर मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एग्जिबिट को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए ये कभी भी मत करिएगा। कभी भी किसी भी इंसान को मेडिकल के लिए आप लेके जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपके डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बंदा एक होना ज़रूरी है, जिससे कोई भी साक्ष्य अगर उसके आसपास है तो वो ख़राब ना हो, या ब्लड लगा हुआ है, जैसे एक सिंपल सी बात कहें, अगर कहीं ब्लड लगा हुआ है और पानी डल गया वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, या उसके पे हेयर लगा हुआ है, हेयर चला गया तो डिस्ट्रॉय हो गया, हमें नहीं मिला। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मतलब कि ये पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरी हमको उसको हमने एरिया को पूरा कवर किया, वीडियोग्राफी कर ली। अब हमारा चौथा आता है कि हमको साक्ष्य को कैसे देखना है। अब आप अपने घर में जब एंट्री करते हो तो क्या एंट्री करने पर डायरेक्ट सीधे आप किचन में चले जाते हो? नहीं ना। आप क्या करते हो? आप गेट से अंदर आते हो। गेट से आने के बाद अगर आपने गाड़ी ली है, गाड़ी आपकी है, तो आपने उसको पार्क किया जहाँ पर वो जगह है,
पार्क करने के बाद आप लिविंग रूम में आते हो एंड देन लिविंग रूम में आप फिर उसके बाद डिसाइड करते हो कि आपको बेडरूम में जाना है या आपको किचन में जाना है या आपको वॉशरूम में जाना है। ठीक इसी तरह जब आप वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आपको भी इसी तरह सिस्टमैटिक ढंग से वीडियोग्राफी करनी है, ठीक है ना। जैसे एंट्री कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से एंट्री हुई है, कहाँ कहाँ पे एक पैटर्न ले लीजिए। अब अगर हम टेक्निकल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। एक थोड़ा सा आपसे मजाक करते हैं, सिंपल से लीजिए। आप पिज़्ज़ा खाते हो, आप पिज़्ज़ा गोल होता है, क्यों उसको हम कट करते हैं? इसलिए कट करते हैं कि गोल इतना बड़ा पिज़्ज़ा है, उसको हम खा नहीं सकते, इम्पॉसिबल, इसलिए हम उसको कट कर देते हैं। उसी एंगल में छोटे छोटे पैचेस लेकर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिससे हम अच्छे से घटना स्थल को देख सकें। जैसे एक सिंपल एक एग्जाम्पल और लीजिए, आप देखिए बर्फ़ी जमाते हैं, बर्फ़ी जमाने की पूरी जम जाती है, उसके बाद उसको स्लाइस में काट देते हैं, तो हमको उठाने में इजी रहता है, डिब्बे में पैक करने में इजी रहता है। ठीक इसी तरह घटना स्थल को जब हम उसको देख रहे होते हैं तो हमें हमेशा उसको छोटे छोटे, पहला फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया। जैसे घर में हम टाइल्स लगाते हैं छोटे छोटे चकोर में, स्क्वायर में, है ना, तो उस तरह से हमने देख लिया, तो हमको उस तरह से फोटोग्राफी करनी है। हमारी फोटोग्राफी हो गई। अब हमारे फोटोग्राफी के बाद हमें क्या करना है, हमारी पूरी फोटोग्राफी हो गई। अब दूसरी चीज़ होती है हमारे घटना स्थल पे फोटोग्राफी में आप दो चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिएगा। पहली चीज़ लाइट का और एंगल का, बेसिक लाइट और एंगल। अब हम लाइट और एंगल क्यों ऐसा कह रहे हैं, लाइट और एंगल इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने ऊपर से फोटोग्राफ लिया हुआ है, एक बॉक्स है, ऊपर से आपने फोटोग्राफ लिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो उसके अलग अलग कोने हैं उसकी चीज़ें आपको पता नहीं चल पाएंगी। इसीलिए आप देखो सोशल मीडिया में आपने एक चीज़ देखी है ना, आजकल हम लोग बड़ा यूज़ करते हैं 360 180 डिग्री मूवमेंट यूज़ करते हैं, पिक्चर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक यही चीज़ हमको उसमें भी अप्लाई करनी है कि जिससे हम पूरी तरह से उसको हर तरह से मूवमेंट चारों तरफ से उसकी हमें पहले से फोटोग्राफ लेनी है। लाइट हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम लाइट, आप देखो आप अपने कैमरा से या आप अपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ्स लेते हो तो क्या होता है, जब आप फ़ोटोग्राफ्स लेते हो अंधेरा आता है तो वो चीज़ें आपको दिखती नहीं ना, तो इमेज हमें प्रॉपर दिखनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये वीडियोग्राफी के लिए क्यों कहा है इसका रीज़न भी बता दूँ। देखिए, अगर आज के व्यवहार में देखिए बेसिक 6 कलर्स होते हैं, बेसिक 6 कलर्स होते हैं, लेकिन अगर आप देखिए बोलचाल आम मर्रा की ज़िंदगी में हम बोलचाल में क्या कहते हैं, अरे टमाटर की तरह लाल था, या फिर गाजर की तरह। अभी गाजर में भी देखिए तो बहुत से कलर्स आते हैं, एक थोड़ा लाइट कलर का, अभी कहेंगे कि थोड़ा सा डार्क कलर का आता है ना। अभी आप दूसरे कहते थे अरे वो चेरी कलर का, चेरी भी रेड है। अब हम कह रहे हैं कि हमने उसमें लिख दिया इंग्लिश रेड। इंग्लिश रेड क्या हो, इंग्लिश रेड में बहुत सी वेराइटीज़ हो गई हैं आपकी। ठीक, अगर हमने ग्रीन कलर किया, अब इसमें ग्रीन कलर में भी आप देखिए सरसों का भी ग्रीन कलर होता है, आपकी मिर्ची का भी ग्रीन कलर होता है, पालक में भी ग्रीन कलर होता है, नींबू में भी ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर हुए ना, अब इसमें हल्का पीला, आप डार्क हो गया, थोड़ा लाइट हो गया है, थोड़ा सा शेडेड वाला हो गया। तो अगर आपने वीडियोग्राफी करके रखी हुई है, फोटोग्राफ उसके निकाल लिए हैं, तो जज साहब को जब आप दिखाओगे ना तो वो बहुत अच्छे से दिखा लोगे कि सर रेड कलर का था ये तरह, तो जज साहब कहेंगे अच्छा रेड बता रहे हो, हाँ, उन्हें समझ में आएगा कि बंदा इस रेड की बात कर रहा है, आइयो इस रेड की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हम जब चीज़ को सुनते हैं और देखते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना वो ज़्यादा एक्टिव होता है कंपैरिजन सिर्फ सुनने से, उस चीज़ को ज़्यादा कैप्चर करता है। तो फोटोग्राफ जो है या वीडियोग्राफ जो है वो हमारी आंखें हैं। आप एक बात मान के चलिए,
घटना स्थल की ना आँख होती है, न नाक होती है, न मुंह होता है, न सूंघने की क्षमता होती है, हाथ पैर कुछ नहीं है। हमारा आयो ही उसका सब कुछ है। उसकी आँख भी आयो है, उसका कान भी आयो है, उसकी नाक भी आयो है, उसका हाथ पैर भी आयो है। घटना स्थल का आयो ही सब कुछ है उसका, क्योंकि वही जो बताता है जज साहब उसी के अकॉर्डिंग उसकी ही बात सुनते हैं और समझते हैं। और तब तो फोटोग्राफ हमको अपनी चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि कोर्ट क्या है, कोर्ट अंधा है, कोर्ट में पट्टी बंधी रहती है, तो उनको हमें चीज़ों को दिखाना, क्योंकि हम आयु हैं, हमारे पे भी क्वेश्चन मार्क है। जो हम धारा लगा रहे हैं, जो हम घटना स्थल पर साक्ष्य को एकत्र किए हैं, वो भी तो उसको भी तो हमें जज साहब के सामने प्रमाणित करना पड़ेगा कि हमने ये धारा क्यों लगाई है, क्योंकि ये साक्ष्य मिला है, इसको हमने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा है, सर साइंटिफिक टेस्ट करके आया है, हाँ ये चीज़ मैच कर रही है। तो फोटोग्राफ उस चीज़ को एक वेटेज दे देता है, उसको एक ठहराव दे देता है चीज़ों को बताने और समझाने के लिए। वीडियोग्राफी समझ में आ गई, हमें इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। अब आप बहुत एक सिंपल से कहेंगे कि मैम क्या मैम आप साइंस की होगी ये चीज़ बता रहे हो, लेकिन आप समझिएगा, जब आप हम लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट होता है बच्चों का, तो हम लोग क्या करते हैं, कवर लाते हैं, ब्राउन पेपर लाते हैं और नेम स्लिप लाते हैं। वो क्यों लाते हैं? वो इसलिए लाते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर सके, किसको, बुक को। अब हम बुक को क्या है अच्छे से जो होता है ब्राउन पेपर, उसको काटते हैं, अच्छे से लगाते हैं और स्लिप लगाते हैं। उस स्लिप में क्या होता है, हमारा नाम होता है, हम किस सेक्शन में हैं और ये हमारी कौन सी बुक है। तो जब हमको अपनी ड्रॉअर में से बुक निकालना होता है तो हमको पता है ये मैथ की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये सोशल साइंस की बुक है, ये ड्राइंग की बुक है। तो हमको एग्जिबिट भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जिबिट। एग्जिबिट क्या होता है? अब पैंडेमिक ने हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया, मैं ये नहीं कहूँगी, चाहे वो हम हो, आप हो, पूरी दुनिया उस चीज़ से सफ़र की, ठीक है, हर कोई उससे सफ़र किया। मगर कहते हैं ना कि नेचर है, समय के अनुसार सब चीज़ों में परिवर्तन होना ही नेचर कहते हैं कि परिवर्तन होता ही है। आज जो चीज़ है कल वो चीज़ें में परिवर्तन होगा ही होगा, कोई नहीं। तो पैंडेमिक में बहुत चीज़ चली, वो हुआ ऑनलाइन शॉपिंग। सब लोग करते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता है। तो आप बेसिक चीज़ उनकी समझ लीजिए। बेसिक, जब भी आप कोई सामान मंगवाते हो उनकी पैकिंग कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग अलग होगी, आपने कोई फूड मटेरियल दिया है तो उसकी पैकिंग अलग हो जाती है, आपने कोई कपड़े या कोई चीज़ होती है वो अलग हो जाती है, पैकिंग अलग अलग होती है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही जगह हम पूरी जो हमारी जॉब है वो हम कर लें। हर जगह हमारी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, आज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हम अपना सामान लेकर जाते हैं, तो किचन में हम कांच को कैसे पैक करते हैं वो ध्यान रखना है, ठीक। छुरी जो होती है उसको कैसे, क्या ऐसे ही लिफाफे में डाल देते हैं? नहीं ना, उसको पैक करते हैं। आपकी शेविंग किट जो होती है, आप एक नॉर्मल लीजिए, आपकी शेविंग किट है, आप क्यों उसके ब्लेड को रिमूव करके उसके जो उसका पैक होता है या जो डिब्बा होता है उसमें क्यों रखते हैं कि कहीं कोई ऐसे उठाए तो उसका हाथ ना कटे या तो ठीक इसी तरह हमको भी एग्जिबिट को रखना है। अब सिंपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके जो एग्जिबिट होते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं, चौथा होता ही नहीं है, तीन ही तरह के होते हैं, ध्यान दीजिए। क्या? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। कहोगे मैम ये कैसे हो गया, ठोस, द्रव और गैस? अब हम पहले गैस डिस्कस कर लें, क्योंकि छोटा सा। गैस कभी भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते। गैस में क्या होता है, इम्पैक्ट आता है,
मतलब कोई चीज़ जल गई है तो जला हुआ चीज़ उसकी ऐश। कोई गटर में कोई साफ कर रहा है, उसने सांस लिया तो उसका फेफड़ा। कहीं पे कोई ब्लास्ट हुआ और वो बंदा मरा तो एक्सप्लोजिव हुआ, विस्फोट हुआ, तो वहाँ पे जली हुई चीज़ें उसी से हम निकालेंगे। तो गैस के जो एग्जिबिट होते हैं वो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, वो एग्जिबिट हो गए। ठोस आपकी जितनी भी हमारे ठोस चीज़ें हैं, चाहे वो लोहा, लकड़ी, हाँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सारे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट टूल्स आपके जितने भी आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी ठोस। इवन अगर हम इसमें लें कि आपके कपड़े भी एक तरह के ठोस ही है, मतलब अगर लें तो मतलब उसको आप कपड़ों को अगर लें तो ठोस में ही आता है, क्योंकि हम उसको ही लेंगे और किसी में द्रव में तो ले नहीं सकते। तो कपड़ा हुआ, बैग हुआ आपका, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। अब द्रव में क्या आ गया, द्रव में जितनी भी आपकी लिक्विड चीज़ें, जो तरल चीज़ें हैं वो। अब अगर हम मोटा मोटा देखें तो विसरा आ जाता है आपका, ठीक है। अब विसरा आया तो मैं इसी में आपको एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ। अब आप विसरा के लिए गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाया और कलेक्ट किया। आप सिंपल एक एग्जाम्पल लीजिएगा, आप घर में अचार देखा है, अचार को आप शीशे के बॉटल में क्यों रखते हो? सिंपल सी बात है, क्यों रखते हो? क्यों? क्योंकि उसमें जो अम्लीय चीज़ें हैं वो प्लास्टिक को काटना है। ठीक इसी तरह जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको हमें रखना है। नमक क्या कहते हैं, अचार में क्यों डालते हैं? जिससे वो मसाला जो है अच्छे से पिकल में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, गल जाए, उसको गलने में और प्रिजर्वेटिव में काम आता है। नमक दो काम आता है, एक तो गलने में और प्रिजर्वेटिव में। तो जो विसरा है वो जब ऑर्गन्स जब गलेंगे और प्रिजर्व रहेंगे तो जो उसका पानी जो होता है वो भी हम टेस्ट करने के लिए करते हैं। अब अचारदानी को हम एयर टाइट क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें फंगस ना लगे। फंगस लगा, एग्जिबिट खराब। ठीक इसी तरह हम जो हमारा क्या कहते हैं विसरा है उसको भी हम एयर टाइट रखेंगे। अब एक सिंपल से एग्जांपल है, मैं टेक्निकल में जा ही नहीं रही हूँ, रोज़ की ज़िंदगी की चीज़ों की जो है मैं उसी में आपको बता रही हूँ कि ऐसे करना, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, विसरा होता क्या है? हम भाई हमने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, हम MBBS नहीं। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या, तो ऐसे समझ लीजिए खाने से लेकर वेस्ट मटेरियल निकालने के बीच में जितने भी अंग इस्तेमाल होते हैं, मुंह से लेकर डिस्ट्रॉय चीज़ निकालने के बीच में जितने भी अंग हमारे इस्तेमाल होते हैं वो सारे विसरा में आते हैं। बस सिंपल, ये यहाँ से यहाँ तक इतना ही लेना है। इसके बीच में जितनी भी चीज़ें, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे लोग ये कहते हैं कि मैडम खाने के मटेरियल में ही तो बस विसरा ले सकते हैं। नहीं, जैसे एक एक्सप्लोजिव की, जब मैं NIA में काम कर रही थी तो वहाँ पे एक्सप्लोजिव का और लैब में भी काम कर रही थी, तो जब भी कोई धमाका होता है या कोई जलने का, क्योंकि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में भी बोगियाँ जला दी जाती हैं। कभी हमारे जब फेस्टिवल, जो ये हमारे नेशनल लेवल के जो फेस्टिवल्स आते हैं उसमें क्या होता है कि विस्फोटक चीज़ें रखी जाती हैं तो वो जलती हैं, बर्न होती हैं। तो जब आप कोई चीज़ को इनहेल करोगे, ऑक्सीजन लिए हो, तो वो कहाँ आएगी? आपके फेफड़े में आएगी। इसलिए फेफड़ा, इसीलिए मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उन सबको हम विसरा में लेंगे। अच्छा, विसरा पैक करना हमने बता दिया। ठोस को पैक करने का तरीका क्या है? ठोस को पैक करने का हमारा सिंपल सा तरीका है कि ठोस को जब भी हम पैक करें, ऐसा पैक करें कि उसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है, मूवमेंट ना हो। आपने देखा होगा कि एक पार्कर के पेन आते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, उस पार्कर के पेन में आप देखिए कि आप जब खोलिए तो वहाँ पे दो जगह एक हुक टाइप का लगा रहता है जिससे पेन टाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह कोई भी ठोस चीज़ को जब भी हम पैक करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि उसको पेपर में लपेट दें या पेपर में लपेट दें, और न्यूज़पेपर में नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर आप लपेटोगे तो वो केमिकल होता है, वो केमिकल से केमिकल अगर उसमें कोई
ब्लड या कोई भी चीज़ है तो वो नुकसान कर जाएगा। तो हमें क्या 3 चीज़ें यूज़ करनी है? 3 चीज़ ऐसी होती हैं अगर उसमें कभी भी आप पैक करके देते हो ख़राब नहीं होगी। पहला होता है कागज़, दूसरा होता है रुई, ठीक है, और क्या कहते हैं, तीसरी चीज़ होती है कपड़ा, ठीक है, आपका सूती कपड़ा, जो बिना रंगीन कपड़ा हो, सादा, जो हमारे यहाँ पार्सल आते हैं उसको पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला। तो सूती कपड़ा, रुई और हमारा कागज़। अब कागज़ कौन सा? कागज़ वो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम नैपकिन यूज़ करते हैं, तो वो नैपकिन, क्योंकि वो नैपकिन में क्या होती है, सोखने की क्षमता होती है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर कहीं छुरी पे ब्लड लगा हुआ है और हमने उसको फोल्ड कर दिया तो वो ब्लड जो है वो उसमें ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो सोख लेगा, वो ड्राई हो जाएगा, इसलिए हमने उसको कर दिया। जैसे आप कहीं पे ब्लड गीला पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे उठाओगे? तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं तो आपने टेस्ट ट्यूब से क्या किया, उठा लिया, उसमें सिरिंज से उठा के, और कोटेड आती हैं। अब वो कोटेड कैसे आती हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा हुआ है कि जूसेस आते हैं, तो जूसेस में लिखा हुआ होता है ना कि आप जब भी आप इसको ओपन करोगे तो 5 दिन में आपको ये जूस को ख़त्म कर देना है, फ्रिज में रखना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड होता है। ठीक इसी तरह ब्लड को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल्स लगे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैथोलॉजी वाले आते हैं ना टेस्ट करने के लिए, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, तो देखा है इनके पास टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल लगा रहता है, वो प्रोटेक्शन वाला होता है। तो उसमें हमने ब्लड कर लिया, सीज कर दिया, तो वो ब्लड खराब नहीं होगा, इसलिए हमको वहाँ पे उसमें ब्लड ले लिया। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि जहाँ पे ब्लड गिरा है वहाँ पे हमने कपड़े या रुई रख दी, उसने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि घटना स्थल पे आपको कोई भी चीज़ मिली हुई है, एक तो गीली चीज़ अगर मिली हुई है तो आपको गीली चीज़ पैक नहीं करनी है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ उल्टा करना है, हम लोग धूप में इसलिए चीज़ों को रखते हैं कि वो क्या, उसमें जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु, जितने भी फंगस हैं या जो भी है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे क्या करना है, हमको धूप में ना सुखाकर छाया में सुखाना है। ये याद रखिएगा, किसी भी तरह का एग्जिबिट क्यों ना हो, हमको धूप में सुखाना नहीं है, हमको उसको ड्रायर से भी सुखाना नहीं है, छाया में सुखाना है और पंखे की हवा में सुखाना है। ये याद रखिएगा। गीली चीज़ कभी भी अगर आपने रख दी, उसमें फंगस लग गया, वो चला गया, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी उसमें निकाल ही नहीं सकते आप। तो ये याद रखिएगा, कोई भी चीज़, इवन जैसे एक केस में था कि बंदे ने कुछ खाया और खाने के बाद वोमिटिंग कर दी। अब वोमिटिंग कर दी तो वैसे भी उसमें जो क्या कहते हैं मटेरियल है उसमें एसिड का ज़्यादा रहेगा। आपने उठाया चीज़ों को करके और आपने उसको माल खाने में जमा कर दिया, अब उसमें फंगस लग गया, उसमें कोई भी चीज़ हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि किट के साथ ऑलरेडी ट्यूब्स मिलते हैं, टेस्ट ट्यूब मिलते हैं या बॉक्स मिलते हैं, उसमें आपने रख दिया। और नहीं तो सबसे सेफेस्ट तरीका है, आपको मैंने रुई, पेपर और कपड़ा बताया है, उस पर आप डाल लीजिए, वो सारी चीज़ उसको सोख लेगी, उसको ड्राई कर लीजिए और लिफाफे में। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँगी, कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट पॉलीथीन में ना रखिए। हमारी गवर्नमेंट बार बार कहती जा रही है कि आप प्लीज़ पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करिए। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन भी क्या है, केमिकल है, और अगर आपने कोई भी चीज़ डायरेक्ट पॉलीथीन में रख दी तो वो क्या हो जाएगी, फंगस लग जाएगा, खराब हो जाएगी। इसलिए आपको पहले, सबसे पहले क्या, एग्जिबिट को लेना है, सुखाना है, छाया में सुखाना है, फिर उसको लिफाफे में या रुई में जैसे भी आपको फोल्ड करना है उसमें फोल्ड करिए और फिर उसको एनवलप में रखिए। अब जब भी आप उस एक, ये तो ये हो गया लिक्विड की चीज़ें हो गई,
दूसरी चीज़, आप जैसे कोई भी आर्म्स की कोई भी चीज़ आपको मिलती है, आर्म्स की, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आर्म्स की मिलती है तो आर्म्स पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमको खोखा मिला, हमें क्या कहते हैं बुलेट मिली, हमें छर्रे मिले, तो बुलेट, छर्रे या फिर खोखा या कोई भी चीज़, इसको कभी भी उठाने के टाइम पे आप ज़्यादा तेज पकड़कर मत रगड़िएगा, क्योंकि बुलेट में, छर्रे में, इसमें अगर आपने कॉटन से उठाया और ज़रा सा भी प्रेशर लगा तो उसके निशान भी उसमें आ जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का हमेशा चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं लेबलिंग, कि हम लेबलिंग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम करते हैं आपको कि जब हम वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं या फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो आप किसी म्यूज़ियम में जाइए, किसी म्यूज़ियम में जाइए और तो वहाँ पर क्या होता है, म्यूज़ियम में आप जाइए तो उसमें क्या नंबर्स पड़े होते हैं ना, या फिर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो क्या होता है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, ऐसे क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वेटर को ये पता चल पाए, क्योंकि वो तो आपको पहली बार देख रहा है, तो वो उसको ये पता चल पाए कि कौन से टेबल पे क्या ऑर्डर हुआ है। तो वो टेबल वाइज बिल बनाता है, टेबल वाइज आपके डिलीवरी लाता है। ये चीज़ें क्या है कि टेबल वाइज होनी ज़रूरी है। तो जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो एक काम कर लो, हम लोगों ने भी किया था, क्या किया था, जो हमारे यहाँ कैलेंडर्स आते हैं उसमें नंबर्स लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, उसको हमने काट के और एक हार्ड बोर्ड पे लगा के, तो जब हम लोगों ने क्या कहते हैं फोटोग्राफी कर रहे थे तो हम लोग लिख देते थे 1 नंबर ये है, 2 नंबर का ये एग्जिबिट है, 3 नंबर, और तब हम फ़ोटो खींचते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एग्जिबिट कौन से नंबर का है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या करनी है, स्केलिंग कर लेनी है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसकी पीपीटी भी हमारे वेबसाइट पे अपलोड हम लोग कर देंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कर देगा, तो आप आराम से उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए जो मैं बात आपसे कह रही हूँ वो आपके समझ में और ज़्यादा से आएगी। अब उसकी स्केलिंग भी कर दी, नंबरिंग भी कर दी। अब हम जब पैक कर रहे होते हैं तो पैकिंग में आप छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे अब हम जब पैक कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक तो एग्जिबिट नंबर 1 कहाँ से मिला है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मैं ये मान सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे इतनी जल्दी रहती है कि हमको सारी एग्जिबिट को जल्दी जल्दी कलेक्ट करना रहता है, जल्दी जल्दी करना रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उसमें नंबरिंग डाल के एक अपनी हैंडराइटिंग में फटाफट एक नोट, शॉर्ट नोट ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए वो ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो आपने कर लिया। दूसरी चीज़, उसको अच्छे से पैक कर लिया। पैक करने के बाद आपको क्या करना है, पैक करने के बाद उसको सील करना है। आपने अच्छे से सील कर लिया। अच्छा, जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करवाई थी, अब मैं फिर आपको पीछे ले जा रही हूँ। मैं बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्यों आ जा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी इंसान, चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों की एक आदत होती है कि हम वो काम तब करते हैं जब हमको ये पता चले कि उससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, हमें क्या फ़ायदा होगा एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम आयु हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि इससे ये बेनिफिट मिलेगा ना, तो वो काम हम ज़रूर करेंगे। तो हमने जो आपको नंबरिंग करवाई थी ना, ABCD या 1 2 3 4, तो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखोगे और उस पर स्केल भी रखा हुआ है, तो आपको लिखने में, एग्जिबिट को, साक्ष्य को डिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों का हमारे उसमें देके रखा है कि आप घटना स्थल पे ही साक्ष्य को क्या कहते हैं, पैक करिए, सील करिए और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाइए, है ना।
लेकिन इतनी जल्दी ये काम करने पर कभी कभी हमसे कोई चीज़ छूट जाती है, तो वीडियोग्राफी में स्केलिंग और नंबरिंग रहेगी तो हम क्या कर लेंगे, उसको अच्छे से पूरा डिटेल्स में बाद में हम पेपर पे लिख सकते हैं। चीज़ दिखी, हम वहाँ पर गए और हमें पार्ट्स मिल गए। तो आजकल ड्रोन फॉरेंसिक भी बहुत अच्छा है और हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने इसको इंक्लूड भी कर दिया है। वो इस चीज़ से क्या कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा वैसे ट्रैफिक या कोई चीज़ हो जाता है तो आजकल ड्रोन पुलिसिंग भी बहुत हो रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने रूटीन में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या, जो मैंने केसेस बताए थे वो क्या होता है, सुसाइड के केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल के केसेस आते हैं, कोई भी आपके डकैती हो रही है या कोई तस्करी हो रही है आपके ड्रग्स के, ठीक है, बलात्कार भी, सेक्सुअल असॉल्ट भी के केसेस भी हमारे उसमें आते हैं, ठीक है, आर्सन के केसेस भी हमारे उसमें आते हैं। तो बहुत से केसेस हमारे उसमें आएंगे। फर्दर हम फ्यूचर में एक एक केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि आर्सन के केसेस में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर हमें सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस हुआ है तो उसमें हमें क्या लेना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें अगर हमारे पास ड्रग्स के केसेस आए हैं, ड्रग्स का हमें कैसे पता चलेगा क्या है, कैसा है, कौन सा ड्रग्स है, हम किस किस वे में उसको लेकर ट्रैवलिंग करते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो हम फ्यूचर में आपके डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने अपने पीपीटी में सुसाइड के केसेस का मैंने आपके में डिस्कस करके रखा है, मतलब फ़ोटोग्राफ्स लगा के रखा है कि क्या होता है, उसमें दिखाया है। जैसे आज मैं ओपन सोर्स क्या कहते हैं की बात कर रही हूँ, जिसमें दिखाया था कि 2 टीटी खड़े हुए थे और एकदम से लाइट क्या कहते हैं कनेक्शन कहीं से कटा या डिस्ट्रॉय और जलने लग गया और इलेक्ट्रिसिटी आने मतलब गिरने लगी नीचे। तो वो जो बर्निंग का गिरने लगा तो वो क्या हुआ, एक टीटी तो प्लेटफॉर्म की तरफ आ गया और जो दूसरा भागने की कोशिश किया तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म के एंड पे आ गया और एंड पे आने पर क्या हो गया, वो नीचे की तरफ गिर गया, पटरी की तरफ। तो अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही हो तो ये एक्सीडेंट हुआ ना। ये भी एक केस और था, आप हम लोगों की ही कम्युनिटी का एक बंदा था जो मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट का ही था, वो ड्यूटी पे थे और क्या हुआ, जब वो गेट बंद कर रहे थे, एक क्योंकि स्पीड में थी और उनका पैर फिसला और पैर फिसलने से क्या हुआ, वो गिर गए, है ना। तो जब गिर गए तो चोट आ गई और चोट आई तो उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही एक केस था जिसमें ट्रेन रुकी नहीं और उन्होंने मतलब ट्रेन हम जो देख रहे होते हैं, नॉर्मल जो हम देख रहे होते हैं और जिस स्पीड में ट्रेन चल रही होती है उसमें बहुत अंतर होता है, ह्यूज डिफरेंस। जो स्पीड में ट्रेन चल रही है और हम देख रहे हैं, हमको लगता है कि स्पीड कम है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये कानपुर के साइड में का केस है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास में ही, घर के पास में ही रुकी है, चलो हम उतर लेते हैं। और इस चक्कर में पहले लड़का उतरा और फिर उसके बाद फादर उतरे और उतरने के बाद जैसे ही उतरे और दोनों की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? कारण उनकी इंजरी, उनके हेड इंजरी हुई। अच्छा, इसमें इंजरी में हम तो वो बाद में जाएंगे कि इंजरी का क्या क्या होता है, किसी और टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब किसी ने हमें मारा होता है तो उसमें इंजरी यूनिफॉर्म में नहीं होती, और जब हम गिरते हैं या एक्सीडेंट होता है तो जो चोट है वो यूनिफॉर्म में होगी। मतलब अगर हम गिरे, हम अपने लेफ़्ट हैंड पे गिरे तो हमारी इंजरी यहाँ ज़्यादा होगी, और अगर हम अपनी पीठ के बल गए तो वहाँ पे इंजरी कम, क्योंकि सबसे पहला जो क्या कहते हैं ये प्लेस है, जो हमारा सरफेस है या जो पत्थर है, उसके टच में हमारी बॉडी लेफ़्ट साइड है ना। तो लेकिन जब किसी की हत्या करते हैं तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी, वो कहीं भी चोट लग सकती है। तो हम वो बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। फिर
कोई एक केस था जिसमें एक बंदा जो है वो इंजन पे मतलब जो बोगी है उस पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था, संतोष नाम का था, मोबाइल से। और क्या हुआ, ट्रेन एकदम से मूवमेंट की और करंट पास हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें, उसमें क्या हम प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, एक रफली अभी घटना की ही बात आ रही है। जब ट्रेन पे कोई चीज़ हम रखते हैं और जब वो कटती है तो वो प्रॉपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हमेशा याद रखिए, कभी भी बचती नहीं, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, आपने सबने चाइनीज़ खाया होगा ना, तो चाइनीज़ में जो चॉप करने के लिए आते हैं, देखिए छुरी से या किसी चीज़ से जब उसको चॉप करते हैं तो जो वेजिटेबल्स चॉप किए रहते हैं उस पर उसकी वो डिज़ाइन बनी रहती कि नहीं बनी रहती, एग्जैक्टली बनी रहती है। इसलिए अगर हमने किसी का गला काटा है तो वहाँ पे धागे के निशान होंगे, हमने चाकू से मारा है तो चाकू के निशान होंगे, अगर हमने उसको क्या कहते हैं फायरिंग की है तो अंदर जब बुलेट जाएगी तो जो रोल होता है तो उसके निशान होंगे, क्योंकि जो घूमती हुई जाती है बुलेट, हमेशा घूमती हुई जाती है ना, तभी तो वेलोसिटी से तभी तो वो अटैक करती है, वो जब टूटे तो वो बार में लेकिन जब पटरी पे कोई जब बॉडी पड़ी रहती है या कोई सुसाइड करने जा रहा है, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, या वो सुसाइड कर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी हो रहा है, हमें बॉडी अगर मिलती है तो हमें वो 2 पार्ट में मिलेगी, कटी हुई, चाहे थोड़ी कटी हुई हो और ज़्यादा कटी हुई हो। और हमारे यहाँ बॉम्बे ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैक क्रॉस करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। अब इसमें अब नेक्स्ट टाइम जब हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें एग्जिबिट हमको उस टाइम पे जब हमको डेड बॉडी मिली है, हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं या पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं, तो हमको डेड बॉडी से क्या क्या चीज़ें सीज करनी है, और अगर कोई घाव लगा है तो हमें क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब कोई कहीं डकैती मतलब कोई भी थेफ्ट हुआ है, अब थेफ्ट हुआ है तो थेफ्ट में एक चीज़ याद रखिएगा कि पीड़ित व्यक्ति तो आपको वहीं पे मिल जाएगा, लेकिन जो अपराधी होगा वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब अपराधी की क्या चीज़ें मिल सकती हैं, एक तो पैटर्न, जिस तरह से वो जिस पैटर्न से वो क्राइम कर रहा है तो वो मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या मिल जाएगी, कहीं पर आपके कैमरा लगा हुआ है और वो पास हुआ है, उस कैमरे में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपकी, वो एक मिल जाएगा। या फिर उसका कोई भी आप इस तरह से देखिएगा कि उसने कोई चाकू या कोई चीज़ या कोई ब्लड या फिंगरप्रिंट भी वहाँ पर हमको मिल जाएगा। उसमें डकैती में भी बहुत से एग्जिबिट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं, लेकिन मतलब टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि जो आपको पीड़ित व्यक्ति है कृपया करके उससे सारी डिटेल्स ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपने क्या खाया, आपने कब पिया, आप कब सोए, आपका किसका फ़ोन आया था, आप कब वॉशरूम गए थे, वो कहाँ पर बैठा हुआ था, कितनी देर बैठा हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब हम फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या एग्जिबिट हमको वहाँ पर लेने चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक रफली आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे ब्लड होता है, आप देखिए सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस था, रेलवे डिपार्टमेंट का ही सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस था, जिसमें हुआ ये था कि जो मतलब पीड़ित बंदा था, मैं यहाँ पे जेंडर किसी को भी नहीं कह रही हूँ, मैं जनरल बेस पे बात कर रही हूँ। तो जो बंदा था उसके ब्लड के स्टेन जो है वो वॉशरूम में पाए गए। ठीक है,
और उसने क्या किया था। इसमें 2 केसेस हैं, मैं जल्दी बता रही हूँ कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट के में, तो हम और भी डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या था कि जो बंदा था वो नाबालिग था, और जिसने ये सेक्सुअल असॉल्ट का काम किया था, मतलब जो सेक्सुअल असॉल्ट जिसने क्राइम किया था, उस बंदे के फिंगरप्रिंट जो है उसके ब्लड लगा हुआ था, उससे उसने किया था। और बाद में उसने क्या किया, पानी में डाल के धो के सब चीज़ें कर दी थी। लेकिन हम लोगों के पास एक केमिकल आता है, जिस केमिकल को अगर हम स्प्रे कर दें तो उस स्प्रे करने से हमें ब्लड का प्रेजेंट की पता चल जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूवी लाइट और क्या कहते हैं IR होता है, एडवांस फोटोग्राफी होती है। वो भी एक टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर आपसे। उसमें अगर आपके फिंगरप्रिंट बने हुए हैं तब भी वो फिंगरप्रिंट हमको दिख जाते हैं, जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखती। तो आज की ये एडवांस जो है हमें, उससे हमें पता चलती है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए नॉर्मल सी चीज़, हमें जब दूर का चश्मा हमें नहीं दिखता या पास की कोई चीज़ नहीं दिखती तो हम चश्मा लगाते हैं, तो हमें वो चीज़ें अच्छे से प्रॉपर दिखती। ठीक इसी तरह फॉरेंसिक में कुछ लाइट है, जैसे यूवी हो गई, IR हो गया, उससे हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं, तो हमको वो एग्जिबिट हमको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखता, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके या नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर हम करते हैं तो हम उसका पता लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और भी चीज़ थी, जैसे उस पीड़ित बंदे की जो अंडर गारमेंट्स थे और वो थे, उसमें कहीं भी कोई चीज़ पता नहीं चल रही थी जब हम लोगों ने उसका फ़ोटोग्राफ्स लिया। मगर जब हमने उसको स्प्रे करके यूवी में जब देखा तो हमें वहाँ पे उसके बॉडी फ्लूइड्स पता चले। तो बॉडी फ्लूइड्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 7 तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं कि उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है और वो हमें कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए और किस तरह वो हमें काम आएंगे। जब ये मैं DNA का चीज़ें करेंगे तब हम उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे क्या कहते हैं, आप बहुत से केसेस बर्निंग के केसेस हैं, तो विस्फोटक किट आती है, एक्सप्लोजिव किट आती है, ठीक है, ड्रग्स किट आती है। तो जब फर्दर फ्यूचर में हम डिस्कस करते जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ इस पर हम बताते जाएंगे। मेरी PPT पे मैंने एक रफली आपको बताया है सब चीज़ें, लेकिन इन फ्यूचर हम और भी चीज़ें आपको इस पर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट लेके। अभी तो यहाँ पे हमने जनरल आपको चीज़ों को बताने की कोशिश की है। इन फ्यूचर में हम एक एक टॉपिक लेकर इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि बेसिक चीज़ें हम कैसे इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।